हाय गाइस, मैं यासिर अरफात एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम स्टडी करेंगे समथिंग अबाउट इलास्टिक बीम थ्योरी। इलास्टिक बीम थ्योरी में दरअसल में हम एक ऐसा फार्मूला डेवलप करते हैं, एक ऐसा रिलेशन डेवलप करते हैं बिटवीन इंटरनल बेंडिंग मोमेंट एंड द स्लोप एंड डिफ्लेक्शन ऑफ द बीम। मीन्स हम एक ऐसा फार्मूला डिराइव करेंगे जिसमें हमारे पास इंटरनल बेंडिंग मोमेंट भी होगा और उसके साथ साथ हमारे पास स्लोप और डिफ्लेक्शंस भी होंगे। तो इंटरनल बेंडिंग मोमेंट के जरिए हम अपने बीम का स्लोप और डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए हमने एक सिंपली सपोर्टेड बीम लिया है और इस पर इस तरीके से लोड अप्लाई किया गया है। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि डिस्टेंस x पे हमने इस बीम का एक स्मॉल पोर्शन लिया, ये वाला पोर्शन, ये बहुत ही छोटा सा पोर्शन है, इसका डिस्टेंस हमारे पास dx के बराबर है। इस पोर्शन को मैंने लिया और यहां पर इसको कुछ जूम करके दिखाया। नाउ ये वाला डिस्टेंस हमारे पास dx है और जो हमारे पास न्यूट्रल प्लेन है इसका भी डिस्टेंस dx होगा। अब एक और चीज हम कहते हैं कि आप किसी भी बीम पर जिस तरह का भी लोडिंग कर दो, लेकिन जो हमारे पास न्यूट्रल प्लेन है इस पर लोडिंग का कोई इफेक्ट नहीं होता। न्यूट्रल प्लेन का लेंथ चेंज नहीं होगा, इस पर लोड का कोई इफेक्ट नहीं होगा। कैसे? लेट अस, इसी पर मैंने लोड अप्लाई किया, इस बीम पर लोड अप्लाई किया। बिफोर लोड ये इस तरीके से था, लेकिन आफ्टर लोडिंग इसका कुछ इस तरीके से शेप बन गया और ये हमारे पास न्यूट्रल प्लेन है, ये डॉट्स, ये न्यूट्रल प्लेन। अब हम कहते हैं कि जो अपर पोर्शन होता है यहां पर हमारे पास कंप्रेसिव फोर्सेस लगते हैं और जो बॉटम पोर्शन है यहां पर टेंसाइल फोर्सेस लगते हैं, टेंसाइल स्ट्रेसेस एक्ट करते हैं। और हम जब ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो ये कंप्रेसिव फोर्सेस, इनकी स्ट्रेंथ कम होती जाती है, डाउनवर्ड स्ट्रेंथ कम होती जाती है। और जो बॉटम पोर्शन है यहां पर टेंसाइल स्ट्रेसेस मैक्सिमम होते हैं, इनकी स्ट्रेंथ मैक्सिमम होती है, लेकिन जैसे ही हम ऊपर जाते हैं, अपवर्ड जाते हैं, तो इनकी भी स्ट्रेंथ कम होती जाती है, इनकी भी स्ट्रेंथ कम होती जाती है। लेकिन एट द मिड पे क्या होता है? मिड पे हमारे पास जो कंप्रेसिव फोर्सेस है दैट बिकम्स इक्वल टू द टेंसाइल फोर्सेस। यहां पर हमारे पास जो हमारे पास कंप्रेसिव फोर्स है दैट बिकम्स इक्वल टू द टेंसाइल फोर्स, टेंसाइल स्ट्रेसेस। तो ये दोनों यहां पर इस पोर्शन पर कंप्रेसिव फोर्सेस और टेंसाइल फोर्सेस दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड होते हैं और अपोजिट इन डायरेक्शन होते हैं। तो इनका जो नेट रिजल्ट होता है वो जीरो होता है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि ये जो न्यूट्रल प्लेन होता है यहां पर कोई भी फोर्स नहीं लगता है, और जब कोई फोर्स नहीं लगता है तो इस प्लेन पर कोई डिफॉर्मेशन नहीं होगा। मींस अगर बिफोर डिफॉर्मेशन इसका लेंथ dx है तो आफ्टर डिफॉर्मेशन भी इसका लेंथ dx ही रहेगा। फिर मैंने क्या किया, एट डिस्टेंस y मैंने यहां पर एक और लाइन लिया, इसको मैंने ds का नाम दिया। ये क्या है? ये बिफोर डिफॉर्मेशन है, दिस इज बिफोर डिफॉर्मेशन। तो न्यूट्रल प्लेन से इस लाइन का जो डिस्टेंस था वो हमारे पास y के बराबर था। जब मैंने इसके ऊपर, इस बीम के ऊपर लोड लगाया तो इस फाइबर पर भी लोड लगेगा और इसका जो डिफॉर्म्ड शेप है वो कुछ इस तरीके से बन जाएगा। वो कुछ इस तरीके से बन जाएगा। अब इसमें न्यूट्रल प्लेन पर कोई इफेक्ट नहीं रहेगा, इसका लेंथ पहले भी dx था, अभी भी dx है। लेकिन जो हमारे पास ds है इस पर, इस पोर्शन में कंप्रेसिव स्ट्रेसेस एक्ट करेंगे
तो डी एस का जो ओरिजिनल लेंथ है वो चेंज होके डी एस डैश बन जाएगा, यानी कंप्रेस होगा। तो यहां पर जो हमारे पास डी एस होगा वो डी एस डैश के बराबर होगा, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस हमारे पास y के बराबर है। अब ये दोनों क्या है, हमारे पास आर्क्स है, कर्व्स है। तो कर्व क्या होता है, एक सर्कल का पार्ट होता है। अगर मैं इसके इस इन पॉइंट्स पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो ये परपेंडिकुलर जाके एक पॉइंट पे एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं। और ये क्या होता है, सेंटर होता है। दिस इज सेंटर ऑफ सर्कल। अब यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, न्यूट्रल प्लेन से जो सेंटर का डिस्टेंस है वो हमारे पास रो के बराबर है। अगर ये वाला डिस्टेंस रो के बराबर है तो डी एस डैश और सेंटर का डिस्टेंस कितना होगा, टोटल डिस्टेंस हमारे पास रो है। अगर मैं इस रो में से इस y को निकाल दूं तो ये वाला डिस्टेंस मेरे पास आएगा। तो ये वाला डिस्टेंस किसके बराबर है, रो माइनस वाई के बराबर है। और यहां पर जो एंगल सबटेंड हो रहा है ये हमारे पास डी थीटा है। अब क्या हुआ है, इस फाइबर में हमारे पास डिफॉर्मेशन हुआ है, मींस इसमें स्ट्रेन प्रोड्यूस हो गया है, इसकी शेप चेंज हो गई है। पहले कुछ इस तरीके से इसका शेप था, अभी उसका शेप चेंज हो गया है, इसमें लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन प्रोड्यूस हो गया। तो हम जानते हैं कि जो हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है दैट इज इक्वल टू स्ट्रेन इज इक्वल टू डेल एल डिवाइडेड बाई एल इज इक्वल टू ओरिजिनल लेंथ डिफॉर्म्ड लेंथ माइनस ओरिजिनल लेंथ डिवाइड बाई ओरिजिनल लेंथ के बराबर है। तो जो हमारे पास डिफॉर्म्ड लेंथ है दैट इज डी एस डैश माइनस का जो ओरिजिनल लेंथ है वो डी एस है एंड डिवाइडेड बाई डी एस। अब हम मैट्रिक में पढ़ चुके हैं कि जो आर्क का एक रिलेशन होता है दैट इज एस इज इक्वल टू आर थीटा। डी एक्स भी हमारे पास एक आर्क है और डी एस भी हमारे पास एक आर्क है। डी एक्स के केस में जो आर्क की लेंथ है वो डी एक्स के बराबर है, तो एस की जगह पे डी एक्स आ गया। आर इस केस में हमारे पास रो के बराबर है एंड थीटा हमारे पास डी थीटा के बराबर है। और दूसरा जो हमारे पास आर्क बन रहा है डी एस डैश का, इस केस में जो हमारे पास एस है वो डी एस डैश के बराबर है और जो रोडियस है वो रो माइनस वाई के बराबर है और जो एंगल है वो डी थीटा के बराबर। अब बिफोर डिफॉर्म केस में हम क्या कहते हैं कि डी एक्स और डी एस आपस में बराबर होते हैं, ये वाला लेंथ आपस में बराबर होते हैं। यहां पर बिफोर डिफॉर्मेशन हमारे पास डी एक्स इज इक्वल टू डी एस। तो अगर मैं इस डी एक्स की जगह पे डी एस पुट करूं तो डी एस इक्वल टू रो डी थीटा। अब मैं क्या करूंगा, डी एस डैश और डी एस की वैल्यूज यहां पर पुट करूंगा। एप्सिलॉन इज इक्वल टू डी एस डैश हमारे पास बराबर है रो माइनस वाई इंटू डी थीटा माइनस डी एस हमारे पास रो डी थीटा के बराबर है डिवाइडेड बाई रो डी थीटा। इसको सिंप्लीफाई किया, एप्सिलॉन इज इक्वल टू रो डी थीटा माइनस वाई डी थीटा माइनस रो डी थीटा डिवाइडेड बाई रो डी थीटा। प्लस माइनस ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, एप्सिलॉन इज इक्वल टू माइनस का वाई डी थीटा डिवाइडेड बाई रो डी थीटा। ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू माइनस का वाई डिवाइडेड बाई रो। यहां पर मैंने y को इस तरफ शिफ्ट कर दिया, एप्सिलॉन अपॉन वाई इज इक्वल टू माइनस को भी इस तरफ माइनस 1 अपॉन रो, और इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन रो इज इक्वल टू माइनस का एप्सिलॉन डिवाइड बाई वाई। इसको इक्वेशन ए का नाम दिया।
अब हम क्या कहते हैं कि जो हमारा बीम है वो एक होमोजेनियस बीम है और इसमें जो डिफॉर्मेशन होगी वो लीनियर डिफॉर्मेशन होगी, इलास्टिक लिमिट के अंदर होगी। लीनियर डिफॉर्मेशन का मतलब ये है कि जब हम स्ट्रेन और स्ट्रेस का ग्राफ ड्रा करें तो वो एक स्ट्रेट लाइन आएगा, तो इसको हम कहते हैं लीनियर डिफॉर्मेशन। जब लीनियर डिफॉर्मेशन हो तो वहां पर हम हुक्स लॉ को अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रॉम हुक्स लॉ, हुक्स लॉ में क्या कहता है कि जो इलास्टिसिटी है दैट इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, और स्ट्रेन हमारे पास एप्सिलॉन है, इसको इस तरफ शिफ्ट कर दिया और स्ट्रेस अपॉन इलास्टिसिटी कुछ इस तरीके से बन गया। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया। अब हम एक और नतीजा लाते हैं, उसको हम कहां से लाते हैं? फ्लेक्सर फार्मूले से। जब हमने फ्लेक्सर फार्मूले को डिराइव किया था तो उसमें एक रिलेशन आता था कुछ इस तरीके से, फ्रॉम फ्लेक्सर फार्मूला में हमारे पास एक रिलेशन था कि जो हमारे पास स्ट्रेसेस इन द बीम है दैट इज इक्वल टू माइनस का एम वाई डिवाइडेड बाई आई। तो स्ट्रेस की इस वैल्यू को मैं यहां पर पुट करूंगा, तो हमारे पास स्ट्रेस की ये वाली जो वैल्यू है इसको हम पुट करेंगे इस इक्वेशन में। तो ये वाली वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू सिग्मा की जगह पे माइनस का एम वाई ओवर आई डिवाइडेड बाई ई पुट कर दिया और ये इक्वल आ जाएगा माइनस का एम वाई डिवाइडेड बाई ई आई। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में एप्सिलॉन की इस वैल्यू को पुट करेंगे। पहले स्पेस क्रिएट करते हैं। वन अपॉन रो इज इक्वल टू माइनस का एप्सिलॉन डिवाइडेड बाई पाई। एप्सिलॉन की जब ये वाली वैल्यू इधर पुट कर दी तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा, वन अपॉन रो इज इक्वल टू माइनस और एक माइनस इसके साथ पहले से है, माइनस का एम वाई डिवाइडेड बाई ई आई डिवाइडेड बाई वाई। माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, वन अपॉन रो इज इक्वल टू एम वाई डिवाइडेड बाई ई आई इंटू वाई। वाई इस तरफ जाके इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, वाई वाई के साथ कैंसिल हो गया एंड वन अपॉन रो इज इक्वल टू एम ओवर ई आई। दिस इज अ वेरी गुड रिलेशन, वन अपॉन रो इज इक्वल टू एम ओवर ई आई। अब हम क्या करेंगे, अब रो की वैल्यू, रो हमारे पास किसके बराबर है? हम जानते हैं कि इन आर्क्स की मदद से हमने रो की वैल्यू निकाली थी कि dx इज इक्वल टू रो डी थीटा, सो रो इज इक्वल टू dx ओवर डी थीटा। रो की इस वैल्यू को इधर मैं पुट करूंगा, वन अपॉन ये हमने कहां से निकाला, ये इससे निकाला, dx इक्वल टू रो इंटू डी थीटा, आर के फार्मूले से S इज इक्वल टू आर थीटा। तो रो की वैल्यू मैंने पुट कर दी, dx ओवर डी थीटा इज इक्वल टू m ओवर ई आई। डी थीटा ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा डी थीटा ओवर dx इज इक्वल टू m ओवर ई आई। नाउ व्हाट्स थीटा? वी नो थीटा इज इक्वल टू स्लोप। थीटा हमारे पास स्लोप होता है, स्लोप इज इक्वल टू थीटा। तो स्लोप हमारे पास किसके बराबर होता है? dy by dx। फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एनी इक्वेशन गिव्स द स्लोप ऑफ दैट इक्वेशन। तो क्या मैं यहां पर थीटा की जगह
dy बाई डी एक्स पुट कर सकता हूँ। ऑफ कोर्स मैंने क्या किया, डी थीटा की जगह पे dy और dx पुट कर दिया, एंड दिस इज d ऑफ x इज इक्वल टू m ओवर ई आई। इसको जब मैंने मजीद सिंप्लीफाई किया तो d का स्क्वायर d का स्क्वायर इंटू y डिवाइडेड बाई dx के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, dx का स्क्वायर इज इक्वल टू m ओवर ई आई। Now this is the differential equation. This is differential equation. अब हमने पहले कहा था कि इलास्टिक बीम थ्योरी में हम एक रिलेशन कायम करते हैं टू द स्लोप एंड डिफ्लेक्शन ऑफ इलास्टिक कर्व एंड मोमेंट, इंटरनल बेंडिंग मोमेंट। तो ये हमारे पास एक रिलेशन कायम हो गया। अब इस इक्वेशन से डबल इंटीग्रेशन के जरिए, डबल इंटीग्रेशन का यूज करके हम इस बीम की किसी भी पॉइंट पर डिफ्लेक्शन और इस इलास्टिक कर्व पर किसी भी पॉइंट पर स्लोप को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसको मजीद एक्सप्लेन करेंगे यहां पर कि कैसे हम स्लोप और डिफ्लेक्शन को फाइंड आउट करें। नाउ दिस इज फ्लेक्सर फार्मूला, d का स्क्वायर y ओवर dx का स्क्वायर इज इक्वल टू m ओवर ई आई। अगर मैं इस इक्वेशन का एक दफा इंटीग्रेशन लिया d अपॉन dx इंटू dy ओवर dx, इसको मैं इस तरह लिख सकता हूं इंटीग्रेशन m ओवर ई आई इंटू डी एफ एक्स। तो ये इंटीग्रेशन इस डेरिवेटिव के साथ कट जाएगा, हमारे पास बच जाएगा dy बाई डी ऑफ एक्स इंटीग्रेशन m ओवर ई आई इंटू डी ऑफ एक्स। सो व्हाट इज दिस? दिस इज theta and theta is what? Slope. So this is slope equation. So एक दफा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हमने इंटीग्रेशन लिया तो दैट गिव्स द स्लोप ऑफ दिस इलास्टिक कर्व। और अगर मैं फिर से इंटीग्रेशन करूं तो इंटीग्रेशन d अपॉन dx y d ऑफ x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन और फिर से इंटीग्रेशन m ओवर ई आई डी ऑफ एक्स एंड डी ऑफ एक्स। अब ये इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव आपस में कट जाएंगे, हमारे पास जस्ट y बच जाएगा, y इज इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन m ओवर ई आई डबल dx इंटू dx। सो दिस इज व्हाट y इज द डिफ्लेक्शन, y हमारे पास डिफ्लेक्शन है, ये वाला डिफ्लेक्शन। सो इस इक्वेशन को हम कहते हैं डिफ्लेक्शन इक्वेशन। इस इक्वेशन से हम फिर इस इलास्टिक कर्व की किसी भी पॉइंट पर ये वाली डिफ्लेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो लेक्चर में इतना ही काफी है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे विद एन एग्जांपल using double integration method to solve the example of any beam in which we will find the deflection or maximum deflection or slope patterns. So इस वीडियो में इतना ही काफी, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।